कक्षा 8 के पाठ 8 को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ कोशिकाओं की रचना व प्रकार देखे थे। अब हम इसके आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? और कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। तो आपको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी कि कोई भी कोशिका हो, चाहे वो पादप की हो या जंतु की, उनमें कोशिका झिल्ली जरूर होती है। और लेकिन पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं। तो झिल्ली और भित्ति दोनों ही अलग अलग आवरण हैं और यह कोशिकाओं का आकार व दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब एक कोशिका के साइज की बात करते हैं कि कोशिका का आकार क्या होता है। तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग, यानी कि यूँ कह सकते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बड़ा या आवर्धित करना आवश्यक होता है, तभी वह दिखती है। सबसे छोटी कोशिका का साइज जो है वो 0.1 से लगाकर 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका होती है जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा है जिसकी साइज 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर होती है। क्रियाकलाप 8.2। मुर्गी का एक अंडा उबालिए और उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेर के रखता है और सफ़ेद भाग जो है वह एल्ब्यूमिन है, जो उबालने पर ठोस रूप में बदल जाता है। यानी पहले वो द्रव होता है और ठोस हो जाता है जब उसको गर्म किया जाता है। पीला भाग जो होता है वह यौक कहलाता है। यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। पहेली कहती है, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती है क्या? तो यहाँ दो जीवों की तुलना की गई है। एक चूहा जीव है जो बहुत छोटा है और एक हाथी बहुत बड़ा है। तो आप अब इनकी तुलना पढ़ेंगे कि क्या वास्तव में इनके कोशिकाओं में कोई अंतर होता है क्या। तो किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। यानी हम जानवर के आकार को देखकर नहीं कह सकते कि उसकी कोशिका बड़ी होगी या छोटी। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार यानी काम से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। यानी चूहा भले ही छोटा है लेकिन उसकी तंत्रिका कोशिका हाथी की तंत्रिका कोई कोशिका के समान ही होगी। अब है कोशिका संरचना एवं उसके प्रकार्य, यानी रचना कैसी होगी और उनके कार्य क्या होंगे। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव में के अनेक अंग होते हैं और आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र को बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती है। अतः जो अंग होते हैं वह पुनः छोटे छोटे भागों से बने होते हैं, जिन्हें उत्तक कहते हैं। उत्तक क्या होता है? अब उत्तक की डेफिनेशन, उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। तो पहेली को समझ में आ गया कि अंग उत्तक के बने होते हैं और उत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं, और सजीव की संरचनात्मक इकाई जो होती है वह कोशिका ही होती है। जो उसके पूरे अंग या शरीर की रचना का निर्माण करती है वह कोशिका है।
अब बात आती है कोशिका के भागों की, कि कोशिका जो होती है क्या एक ही भाग की बनी होती है या उनके उसके बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। तो उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। कोशिका के मूल घटक हैं, एक कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक होता है। यानी कुल मिलाकर 3 घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं, यानी अंदर की ओर होते हैं, जो एक तरह से पैक होते हैं। परिबद्ध का मतलब होता है घेर के रखना या पैक करना। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, यानी ये बाउंड्री बनाती है, सेल की बाउंड्री। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम मिल गया हमें प्लाज्मा झिल्ली। संरंध्र होती है। संरंध्र का अर्थ होता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और संरंध्र होने के साथ साथ यह विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन भी करती है। यानी बाहर से कोई पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है या कोशिका के अंदर का पदार्थ बाहर निष्कासन कर रहा है, तो यह उसको कंट्रोल करती है। क्रियाकलाप 8.3 किसी कोशिका के मूल संघटकों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर सूखी हुई गुलाबी परत या आवरण को हटा दीजिए। जैसे प्याज का जो ऊपर सबसे पतला छिलका होता है, हाथ लगाते ही उतर जाता है, उसको तो आपको हटा के फेंक देना है। फिर आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। तो प्याज के अंदर जो नर्म नर्म मोटी सी परत होगी, जिसको काटने से उसमें से रस निकलता है, उस परत से आपको क्या करना है, चिमटी या हाथ की सहायता से एक पतली सी परत अलग करनी है। और आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए और पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काट दीजिए। बहुत आसानी से काटा जा सकता है, वह नर्म और मुलायम होती है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रख दीजिए। अब यहाँ मिथाइलिन ब्लू एक नाम आया है, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिथाइलिन ब्लू जो है वो एक प्रकार की डाई है। डाई कलर करने का काम करती है, तो हमें कोशिका को कलर करना होगा। कवर स्लिप एक कांच का पतला सा गोल गोल बना हुआ भाग है, और यह किसी भी छोटे से छोटे अवयव को ढकने के काम आता है, ताकि उस पर हवा न लगे और वह जल्दी सूखे न। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि कवर स्लिप के अंदर वायु का बुलबुला नहीं रहना चाहिए। आपको बहुत ध्यान से एक तरफ से तिरछा करके उसको रखना होता है, नहीं तो वायु का बुलबुला आ जाएगा तो आपको वो अंदर बुलबुले सूक्ष्मदर्शी में दिखेंगे। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए और इसका आरेख बनाकर उसको नामांकित करिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य में कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो ये देखिए, ये उस प्याज की झिल्ली जो आपने अलग की थी, ये उसका डायग्राम है। मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद में इसकी कोशिकाओं की जो बाउंड्री है वो आपको एकदम क्लियर नज़र आ रही है। एक एक कोशिका सेपरेट नज़र आ रही है, पृथक पृथक दिख रही है। और कोशिका के बीच में जो भाग दिख रहा है गोल गोल, वह केंद्रक है, और केंद्रक के अतिरिक्त जो छोड़ा गया भाग है वह कोशिका द्रव्य है। तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आपको कुछ इस तरह से इसमें नज़र आएंगी। इसी तरह से आपको वो आप अलग अलग प्रकार की फल लेकर भी, या सब्जियां लेकर, या हमारे गाल के अंदर की पतली सी त्वचा लेकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गाल वाले त्वचा का प्रयोग करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। उसमें आपका गाल कट या छिल सकता है। आप खाली हल्की सी उंगली घुमाकर भी उसमें जो वाइट वाइट पदार्थ चिपकता है उसको भी स्लाइड पर रखकर आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जेली के समान जो पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य होता है। बूजो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि जंतु को तो नहीं पड़ी थी। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं कि पौधों को क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं
कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहर ही मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना या परत पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्केंशिया या इलोडिया अथवा रोइयों की पत्तियों से भी झिल्लियों में किया जा सकता है। ये सभी पादप के नाम हैं। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहेली ने बूझों से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी प्रेक्षण कर सकता है क्या। तो ये देखिए, जो मैं आपको क्रियाकलाप पहले बता रहा था, ये क्रियाकलाप आ ही गया है। क्रियाकलाप 8.4, एक स्वच्छ दांत खोदनी वाली यानी टूथपिक जो होती है खाना खाने के बाद हम यूज़ में लेते हैं उसको, या फिर माचिस की तीली जिसके मसाले वाले सिरे को आप तोड़कर हटा दीजिए, उसे आपको लेना है। इसकी सहायता से आपको अपने गाल की आंतरिक परत को धीरे से हल्का सा खाली टच करके खुरच के निकालना है। इसे कांच की स्लाइड पर रखे पानी में घोल देना है। अब इससे आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर आप इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइलिन ब्लू की भी 1-2 बूंदें डाल सकते हैं, दोनों ही डाई हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका अब आपको क्या करना है, प्रेक्षण करना है। जिस तरह से आपने प्याज की स्लाइड को देखी थी उसी प्रकार देखना है। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी और आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को आसानी से पहचान सकते हैं और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। ये वो डायग्राम है जो हमें गाल को खुरचने के बाद मिला था। आप देख सकते हैं गोल गोल कोशिकाएं हैं, उनके बीच में एक गोलाकार रचना केंद्रक है। केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य है और सबसे बाहर कोशिका झिल्ली है। इस तरह से वो कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा मनुष्य की गाल यानी कपोल की कोशिकाएं। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब कोशिका के अंग यानी कोशिकांग कौन कौन हो सकते हैं, जैसे यह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में अगली कक्षाओं में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें इनकी रचना और इनके कार्य और इनकी जो डिज़ाइन है वो किस प्रकार की होती है, आप सभी अगली क्लास में यानी 9th में पढ़ेंगे। अब एक केंद्रक क्या होता है। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक भाग है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में ही पाया जाता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित का मतलब होता है आप इसे रंग सकते हैं, जैसा कि पहले मिथाइलिन ब्लू वगैरह नाम आया था डाई का, उससे तो अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि केंद्रक के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और यही झिल्ली इस केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है, या आप केंद्रक आवरण भी कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, यानी बहुत सारे छिद्र होते हैं छोटे छोटे, तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच में पदार्थों का आवागमन इन्हीं छिद्रों में से होता है और यही केंद्रक जो है उसको कंट्रोल करता है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका नाम दिया गया, या इंग्लिश में कहें तो न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर एक और रचना है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। यह जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जनक का मतलब होता है माता पिता, यानी माता पिता के गुणों को लेकर के उनके संतान के अंदर वो गुण को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो क्रोमोसोम या जीन, क्रोमोसोम के अंदर लगे हुए जीन होते हैं। गुणसूत्र
कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, बाकी आपको दिखाई नहीं देंगे। यानी इनको देखने के लिए कितनी लंबी प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं जीन की। जीन क्या है? जीन सजीवों में आनुवंशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी हो सकती है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल है तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हो। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। तो वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों की भी नियंत्रण करता है। यानी जितने क्रियाकलाप चलते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं और जीव द्रव्य कोशिका का ही एक जीवित पदार्थ होता है। तो जीवित पदार्थ है वह। पहली जानना चाहती है कि क्या पौधे या जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्र की संरचना एक समान होती है क्या? तो इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। मैं 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आपको वो नोट करने हैं। पहला प्रश्न नोट कीजिए, केंद्रक के कार्यों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है व इनके क्या कार्य हैं। तीसरा प्रश्न, कोशिका द्रव्य के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। अगला प्रश्न नोट कीजिए, कि कोशिका के अध्ययन का कोई एक क्रियाकलाप सुझाइए।